कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये पंखे का शोर है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ पंखा स्लो कर दूँ। गर्मियों का मौसम है, मैं कर तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा स्लो करती हूँ ताकि आपको आवाज़ की जो डिस्टर्बेंस है वो ना हो। कमर्शियल एरिया में रहती हूँ तो थोड़ी सी गाड़ियों वगैरह की आवाज़ें आती जाती रहती हैं, तो आप लोगों ने काइंडली उसको इग्नोर करना है और मेरे लेक्चर पे तवज्जो करनी है। मैं ज़रा फ़ैन थोड़ा सा स्लो करके आई, आप लोग तब तक ये देखें। अच्छा जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 हमारा टॉपिक है। अब रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में मैं आपको स्टेप वाइज समझाऊंगी सारी चीज़ें। मैं इनको पीपीटी में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ इन चीज़ों को, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग बैचलर लेवल पे और यहाँ पे नोट्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और नोट्स जो है मेरी वीडियो के एंड पे आप लोगों को मेरी डिस्क्रिप्शन में FB ID होगी, वहाँ पे काइंडली मैसेज कर दें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। बिकॉज अभी वेबसाइट नहीं बनाई है, इतना टाइम ही नहीं मिला, तो अगर वेबसाइट बनती है तो फिर उस पर पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मेरे FB पेज पर मैसेज करें, देन मैं आपको नोट्स सेंड कर दूँगी। अच्छा, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और स्टूडेंट्स स्किप करके चले जाते हैं, तो इस तरह नहीं करना। बहुत ही मज़े से हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी लॉ है हमारे पास और रजिस्ट्रेशन का टॉपिक है। ये बेसिकली लैंड्स लॉ में भी आता है रजिस्ट्रेशन किस तरह से, और प्रॉपर्टी लॉ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी लॉ और लैंड्स लॉ आपस में रिलेट ही करते हैं, लेकिन आपको अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, तो काइंडली। और कई कॉलेजेस का अलग होता है और हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का अलग होता है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक और काइंडली माइंड में राय ज़रूर दिया करें। अच्छा जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर दी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ये अब टॉपिक मैं जो आपको आज करवाऊंगी, इसके 4 टॉपिक्स बेसिकली होंगे, 4 सीरीज़ बनेगी, तो वो फिर मैं एक प्लेलिस्ट आपको दे दूँगी, आप लोगों ने वहाँ से कर लेना है। अच्छा जी, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंट के अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये हमारे पास सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का, वहाँ पे डिस्कस की जाती है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। ओके, तो यहाँ पे सारी लिख दी हुए इंस्ट्रूमेंट हो गया ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसको नहीं, हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर इस्लामिक लॉ के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो वहाँ पे गिफ्ट की जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर वैसे प्रॉपर्टी लॉ में हम लोग बात करें तो जो गिफ्ट की रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी होती है। तो आपने इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ लॉ ऑफ सेल, लीज ओवर 1 ईयर। लीज आप किसको कहते हैं? लीज कहते हैं जब हमने ना मकान वगैरह जो है ना वो किराए पे दिए हों। ये मैंने टेबल भी बना के आपको दिया हुआ है ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठो, आप लोगों ने रिवीजन करनी हो तो आपके लिए ईजी रहे। अब लीज क्या होती है? लीज होते हैं, हमने जैसे कि मेरे पास एक मकान है, मैं अगर आप लोगों को बता सकूँ, ये मेरे पास मेरा मकान है, मैंने इसको लीज पे दे दिया। स्टूडेंट्स ये टॉपिक ज़रा समझ लिया करें, जो मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ, और केस लॉ ज़रूर ऐड किया करें, इलस्ट्रेशन ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि इससे आपके मार्क्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। काइंडली स्टूडेंट्स, मैं हर लेक्चर में आपको समझाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारा मकान है, हम लोगों ने क्या किया है, इसको लीज पर दिया हुआ है। अब लीज पर हम लोगों ने अगर 6 मंथ के लिए देना है ना किसी को, तो फिर तो इसके रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 साल 2 साल के लिए किसी को देना है, 5 साल के लिए किसी को देने, या फिर हमें टाइम पीरियड ही नहीं पता कि हमने परमानेंट देने जब तक वो किराएदार हमारे पास हैं, तो फिर इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपल्सरी है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं इसकी तो फिर आपको फ़ाइन चार्ज होता है। और बहुत से ऐसे हैं लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होती, ऐसे ही किराएदार रखे होते हैं, फिर उनके बाद में बहुत ज़्यादा इशू निकल आते हैं, किसी के घर में चोरी हो गई या फिर इस तरह से मर्डर केसेस भी आते हैं हमारे पास, तो फिर बहुत ज़्यादा ना इशू हो जाता है। तो काइंडली रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाया करिए, एक अवेयरनेस भी है लोगों के लिए और वैसे भी। अच्छा जी,
नेक्स्ट हम लोग यही पढ़ने लगे हैं कि इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है। ये सेक्शन 49 में डिस्कस किया जाता है कि अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि इसका कैन नॉट अफेक्ट द प्रॉपर्टी भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि हमारी ये अगर प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास है, मेरा घर है, तो ये मेरा ही घर रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये नहीं होगा कि ये जो घर है वो मुझसे ले लिया जाएगा या फिर नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इस घर पे किसी ने कब्जा कर लिया है या फिर फॉर एग्जांपल इस घर में चोरी हो गई है, मेरी चीज़ें वगैरह, मैंने एक किराएदार रखा था असलम, अब उसने क्या किया, उसने जाती दफ़ा मेरे फैंस उतार लिए, मेरा फर्नीचर ले गया। तो अब मैं क्या करूँगी, मैंने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अब मेरे पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि ये किराएदार इतने सालों से हमारे यहाँ रह रहा था और ये सब कुछ इसने ही किया है। तो कोई लीगल एविडेंस नहीं है तो आपको कोर्ट में केस ही नहीं फाइल होगा। कैन नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट्स, तो आप लोग कोई भी लीगल राइट भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये होता है इफेक्ट होता है नॉन रजिस्ट्रेशन का। अब देखिए मैंने आपको लिस्ट बना के दी हुई है, मैं बहुत गन मारती हूँ स्टूडेंट्स, तो काइंडली इसको आप लोग ज़रा इसको रेस कर देती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने बहुत मेहनत से ना ये नोट्स डिज़ाइन किए होते हैं और जब गन, लेकिन आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी होता है। बेशक आप लोग कमेंट्स ना करें, क्या कर सकते हैं। अच्छा, लिस्ट ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स। अब जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट पे सेल डीड। अब वो जो सेल डीड है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसकी वर्थ जो होती है वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, मुझे लगता है मुझे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि 100 से अगर आप लोगों की इमूवेबल प्रॉपर्टी की कॉस्ट ज़्यादा हो तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। गिफ्ट डीड इमूवेबल प्रॉपर्टी को करवाते हैं, मूवेबल गिफ्ट्स को रिक्वायर नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को मूवेबल में कोई कार गिफ्ट कर रही हूँ तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको एक घर दे रही हूँ, एक अपार्टमेंट दे रही हूँ, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होगी। लीज डीड आपको समझा चुकी हूँ कि लीज टर्म एक्सीड होना चाहिए 1 ईयर से। मॉर्गेज डीड एक्सेप्ट फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज बाय पोस्टेड ऑफ टाइटल डीड्स, के इक्विटेबल मॉर्गेज होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ से मॉर्गेज होना चाहिए, डीड होनी चाहिए। आगे पार्टीशन डीड होनी चाहिए, पार्टीशन ऑफ जॉइंटली ओन्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मैं इसको समझा दूंगी वरना आप लोग कंफ्यूज होंगे। ये देखें, ये क्या, इसके 5 ओनर्स हैं इस ज़मीन के, गलती से 6 बन गई, चलिए 6 लगा लेते हैं, 6 ओनर्स हैं। अब क्या हुआ, ये ज़मीन जो है ये डिवाइड हुई है 6 में, तो अब इसकी रजिस्ट्रेशन क्या होगी, कंपल्सरी होगी। ये नहीं है कि सिर्फ डिवाइड कर दी, ये तुम्हारा, ये उसका, ये उसका। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कर जाते हैं ना, एक ऐसी ज़ुबान से कह जाते हैं कि ये घर इसका है, वो घर उसका है, इसमें तुमने रहना है, या फिर ये पोर्शन तुम्हारा है, वो पोर्शन तुम्हारा है। और उनकी डेथ के बाद क्या होता है कि इख्तलाफात होने शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमने तो नहीं लेना, हमने तो अपना हिस्सा लेना है, हम तो उनकी बात पे कोई कान नहीं रहता। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कंपल्सरी होती है, ताकि आपके पास एक लीगल राइट हो। तो काइंडली जो भी बुजुर्ग हैं वो ये मामला जो है वो निपटा दिया करें, ताकि बाद में सुकून से ज़िंदगी गुजारी जा सके। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप ऑफ प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को यही नहीं बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की है, मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाते हैं, फिजिकल किस तरह से करवाते हैं और ऑनलाइन किस तरह से करवाते हैं। स्टूडेंट, ये आप लोगों के प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है, काइंडली ये चीज़ें समझा करें। अगर मैं आप लोगों को समझा रही, अगर मैं टाइम निकाल के आप लोगों को समझा रही हूँ, ये ना हो कि आप लोग जब प्रैक्टिस में जाएँ 5 साल गुजारने के बाद तो फिर आप लोगों को समझना शुरू हो, तो साथ साथ ही समझ लेना बेहतर है। अब ड्राफ्ट करनी होती है आप लोगों ने डील। अब ड्राफ्ट किस तरह से करनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिफ्ट की एग्जांपल ली हुई है, मैं ले लेती हूँ, मैंने सेल की रजिस्ट्रेशन करवानी है। अब जो सेल की रजिस्ट्रेशन है ना, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो सेल की रजिस्ट्रेशन करवानी है, मैं पहले उसका ड्राफ्ट बनाऊंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ गिफ्ट वगैरह इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन, नहीं, हम सेल डेट के लिए उसके ड्राफ्ट बनाएंगे। ये ड्राफ्टिंग आप लोग फाइनल ईयर में आई थिंक सीखोगे या फिर 4th ईयर में सीख लोगे, ठीक है, तो ये आप लोगों को आ जाएगी, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ड्राफ्टिंग अब मैं यहाँ सिखाने तो नहीं बैठूँगी, मैं ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, और प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन उसमें ऐड करते हैं, पार्टीज़ की डिटेल ऐड करते हैं, जैसे कि 2 पार्टीज़ में सेल हो रही है, 2 में ही होती है ना,
तो 1 पार्टी और 2 पार्टी की डिटेल ऐड करेंगे और कंसिडरेशन ऐड करेंगे। अब गिफ्ट में जो होती है वो वन साइड कंसिडरेशन होती है ना कि सॉरी एक बंदा ही जो होता है वो गिफ्ट दे रहा होता है, अदर एक्सेप्ट कर रहा होता है। इसमें नहीं कंसिडरेशन। अब इसमें ये अगर पैसे दे रहा है तो इसको हाउस मिल रहा है, तो इसमें वो डिटेल हम लोग ऐड करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर होंगे और डेट मेंशन होगी। इस तरह से हम लोगों ने ड्राफ्टिंग करनी है। ड्राफ्टिंग बहुत ईजी होती है, कभी वक्त मिला अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो वो भी सिखा दूँगी। ई स्टैंपिंग, अब ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है अपने स्टैंप ड्यूटी। अब ये पोर्टल है आपका, इसको हम लोग कहते हैं punjabzamin.government.com। अब इसमें ई स्टैंपिंग का मैंने यहाँ पे खोला भी हुआ था पोर्टल कि आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ई स्टैंपिंग का जो है ना आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, स्टैंपिंग होती है आपकी। मैं कहाँ मेरा, अच्छा आगे फ़ी कैलकुलेटर, आप लोगों ने फ़ी कैलकुलेशन करनी होती है। आगे आप लोगों ने सबमिट क्या क्या करवाना होता है, CNA से सबमिट करवाना होता है। अब बायर और सेलर का प्रॉपर्टी लोकेशन एंड एरिया बताना होता है, डीड टाइप बतानी होती है कौन सी सेल डीड है, और बैंक में फिर आप लोगों ने चालान सबमिट करवा देना है। अब सिंध की बात करें तो सिंध का और है, सिंध का ये वेबसाइट है हमारे पास, फाइल ई स्टैम्प चालान एंड पे एट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में करते हैं। प्रिपेयर करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं हम, ये सारा प्रोसीजर है आपका। ओरिजिनल प्लस NAC होना चाहिए, तमाम पार्टीज़ का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, फ़र्द निकलना चाहिए, NOC निकलना चाहिए हाउसिंग सोसाइटी से इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड हो उसमें NOC में। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग किस तरह से करवा सकते हैं आप लोग, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पहले क्या होता था कि पहले ना रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर लगाओ आओ जाओ, लेकिन आजकल आप ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। ये पंजाब में सहूलत मौजूद है, सिंध में तो नहीं है खैर, लेकिन पंजाब में ये सहूलत मौजूद है। आप यहाँ पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। आगे फिजिकल अपीयरेंस जो होती है सिंध में वो लिखी हुई है, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। मैंने बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को बता दिया है पंजाब की किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए चीज़ छोड़ी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन जब डॉक्यूमेंट्स की होती है तो रजिस्ट्रार क्या क्या चेक करता है, ये रजिस्ट्रार की ड्यूटीज़ एंड जो उस पर लाइबिलिटीज़ हैं वो मैंने डिस्कस भी की हुई है। पावर्स उसके पास कौन कौन सी होती हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता देती हूँ। स्टैम्प ड्यूटी होती है पेमेंट की, ID वेरिफिकेशन करनी होती है, उसने डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी देखनी होती है, और अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी गड़बड़ है तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है उसके पास, ये रेमेडी उसके पास मौजूद होती है। कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विद इन 3 to 10 डेज में कलेक्ट किया जा सकता है। रजिस्टर डीड और ऑप्शनल सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से मिल जाती है आपको। अच्छा, अब गवर्नमेंट की फ़ी और स्टैम्प ड्यूटीज़ की बात कर लेते हैं कि क्या क्या होती है गवर्नमेंट की फ़ीस। अगर सेल डीड में आप लोगों करो तो रजिस्ट्रेशन की जो है 1% फ़ी होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10 रुपये की सेल डीड आप लोगों ने की है ना, तो उसमें से 1% आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देना होगा। अब इसकी तो नहीं सकती मैं, अब क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, 100 रुपीज़ की की है तो 1% आपको यहाँ पे देना होगा। 100 से कम तो होती नहीं है। गिफ्ट डीड में 5000 से 10,000 की रजिस्ट्रेशन होती है। लीज में बस 2000 प्लस होता है। लीज क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने अब मकान दिया तो करवाना पड़ता है, तो वो मॉर्गेज डीड में 5 से 10,000 लगता है। पार्टीशन डीड में 2 से 5,000 लगता है। आगे सिचुएशन बेस्ड आप लोगों को किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स आपके लिए, आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को पेपर में स्पेशली जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिचुएशन बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा होता कि हम लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये मैंने आपकी बनाया है आपकी समझने के लिए, इसको समझें। इसमें मैंने आंसर्स भी दिए हैं कि पेपर में आपको किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं इस टॉपिक में से। ये मैंने इलस्ट्रेशन टाइप बनाया हुआ है, सेल डीड का सिचुएशन दी हुई है और उसका मैंने लीगल एनालिसिस किया हुआ है और आंसर भी इसी में आपको दिया हुआ है। तो ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। पढ़ना क्या है, इसको समझ लेना है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हाथ रखें इसके ऊपर, ये चीज़ के ऊपर,
आप लोग सिचुएशन समझे और खुद से आंसर उसका कर सकें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं आप के लिए इससे इजी कुछ कर सकती हूँ। आगे इम्पोर्टेंस क्या होती है रजिस्ट्रेशन की, वो मैंने बच्चे आपको ऊपर भी बताया कि इम्पोर्टेंस क्या होती है। इम्पोर्टेंस यही होती है कि लीगल टाइटल एंड एविडेंस इन केस ऑफ डिस्प्यूट, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्ट एज पब्लिक नोटिस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉड से बचने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डबल सेल से, डबल सेल अब क्या होती है कि एक पर्सन है ना, इसने बी को बेच दिया, अब इसने क्या किया, इसने सी को भी वही चीज़ बेची। अब दोनों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दोनों ही एविडेंसेस नहीं प्रूव कर सकते, कोर्ट में केस ही नहीं फाइल कर सकते। अब दोनों को क्या कर, अगर बी के पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है तो बी क्या करेगा, बी के पास राइट होगा कि वो कोर्ट में केस फाइल कर सकते और बी को वो ज़मीन मिल जाएगी, सी का नुकसान होगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हैं। लॉज बहुत सिंपल होते हैं लेकिन अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो बतानी थी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स का जो चालान नंबर है वो किस तरह से जनरेट करते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके अलावा आईडी की डिटेल क्या होती है, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड डिटेल्स, ये छोड़े ये ना कुछ भी, ये मैंने जस्ट ना वो आपको पढ़ने के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आप लोग पेपर से जाने से पहले पढ़ लें। ये एग्जांपल दिया है, ये आपको चालान नंबर मिल सकता है, इस तरह का चालान नंबर की एग्जांपल होती है, इस तरह के चालान नंबर होते हैं। आगे अच्छा, आप लोगों ने अभी इसमें से क्या करना है, आप लोगों ने इतना कंफ्यूज नहीं होना। आप लोग बेशक इसको छोड़ दो, ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है आपका, इलिस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, बेशक इसको छोड़ दो, बस समझ लो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है वो समझ लो, एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके देख लो तो आपको आ जाएगा। इसको बेशक ना पढ़ो, लेकिन अगर पढ़ लो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आप पेपर में क्लियर कर सकोगे। अब रजिस्ट्रेशन जिनकी ऑप्शनल है वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, और रजिस्ट्रेशन जिनकी ऑप्शनल है वो पढ़ेंगे और साथ में दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।